हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर पराक्रम सीरीज, जहां पर हम एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ आई एंड आईएफएस उसको डिस्कस करने वाले हैं जस्ट थ्रू एमसीक्यूज। ओके, तो ये सेशन देखते हुए आप सभी का काम है कि जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वहां पर पॉज करिए, ट्राई टू आंसर द एमसीक्यू ऑन योर ओन एंड देन हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन। तो पराक्रम सीरीज में हम एमसीक्यूज के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर कवर करते हैं। सो लेट अस कवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ आई एंड आईएफएस, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक्चुअली एमसीक्यू पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चंस में ऐसे ही लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया भी लग जाए कि पहले क्वेश्चंस कैसे आए हैं, आर एबल टू अटेम्प्ट देम और नॉट। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूछा जा रहा है। So for that you need to know कि hard infrastructure actually होता क्या है and which of these is actually hard infrastructure। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर है। फॉर दैट सेक व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इट इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स, रेल्स, मेट्रोस और हर तरह के बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह नहीं होंगे तो एक्चुअली हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी जो है चलेगी नहीं। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, राइट। तो आई होप इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर है। अब हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो फिजिकल नेटवर्क्स जो हमें एक्चुअली दिख रहे हैं अराउंड अस, सो दोज आर नोन एज द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल नेटवर्क्स क्या क्या दिख रहे हैं अराउंड अस? फर्स्ट वन, रेल, रोड, राइट। नेटवर्क्स मतलब जो दो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं, पाइपलाइंस हो गए या फिर वाटरवेज हो गए, मैराइन ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सभी आपका आ जाता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज सपोर्टिंग द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बिना हमारी इकोनॉमी चल नहीं पाएगी बैकग्राउंड में। तो व्हाट इज दिस सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? नंबर वन हम कह सकते हैं हेल्थ केयर हो गया। लोगों के हेल्थ सही नहीं होगी तो कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे? एजुकेशन हो गया। देन वी हैव पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बिकॉज इफ दे आर नॉट देयर, लॉ एनफोर्समेंट नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, लॉ एनफोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा हुआ है। रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये तीनों तो है ही है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल नेटवर्क। बट हेल्थ केयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो डी विल बी द राइट आंसर। तो दैट इज व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द टाइप्स। अगर हम देखें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर हम इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़े-बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नोन एज द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल वी हैव द रेल, रोड, रेलवेज जिसकी हमने बात की। तो उनको एस्टैब्लिश करने में बहुत ही ज़्यादा जो है पैसा लगता है, खर्चा होता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई वेंट टू अ ट्रिप, तो वहाँ पर जो लाइक उत्तराखंड साइड, तो वहां पर हमने देखा कि बहुत लंबी जो है रोड बनाई जा रही है थ्रू द माउंटेन्स। ओके, तो दिस रोड इज समथिंग विच कनेक्ट्स द हिंटरलैंड ऑफ इंडिया टू द बॉर्डर्स। ठीक है, तो इसके लिए बनाई जा रही है, तो बहुत ही पक्की बढ़िया रोड। तो एक एक स्ट्रेच को बनाने में कितना खर्चा होता होगा, करोड़ों रुपए लगे होंगे उस पर्टिकुलर रोड में। देयर आर मैग्निफिसेंट ब्रिजेस इन बिटवीन, तो इन सभी में बहुत ज्यादा खर्चा होता होगा, राइट। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसमें लग रहा हो। एंड द सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा वेलफेयर के तरफ नहीं होता है। ठीक है, बट दिस कैन बी कंपेयर टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स। इनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, बट वेलफेयर ज्यादा है। यानी कि स्कूल्स एस्टैब्लिश होंगे तो बहुत लोग स्किल डेवलप होगा, उनका एजुकेशन मिलेगा उन्हें, दे कैन अचीव देयर पोटेंशियल। ऑल्सो हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स होंगे तो उनकी हेल्थ सही होगी, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं और हेल्थ रिलेटेड और भी बेनिफिट्स उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। तो वेलफेयर इज देयर, बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं है। तो दीज आर द टू टाइप्स बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लोकेशन के बेसिस पे अर्बन एंड रूरल एरियाज में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा, आपका मेट्रो स्टेशन होगा, बिग बिग बिल्डिंग्स होंगे। बट रूरल एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटीज हो गए, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो सब होगा।
You'll be surprised to know कि 2/3 ऑफ कंट्रीज जीडीपी जो है वो अर्बन एरिया से आता है, बट 1/3 पीपल ही सिर्फ रहते हैं, तो ज्यादा पीपल रूरल एरियाज में रहते हैं। काइंड ऑफ नेटवर्क के बेसिस पर हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। ऑल्सो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क, जू, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ये सब आपके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन है ये, IND-IFS के पेपर में पूछा हुआ है। So pause the video and try to answer this question. Yes, which among the following is the main aim of launching Tarang Sanchar portal? तो तरंग संचार पोर्टल, तरंग means signal टाइप ऑफ थिंग, संचार उसको भेजना एक जगह से दूसरी जगह, उससे रिलेटेड पोर्टल। तो सिग्नल्स भेजे क्यों जाते हैं? सो दैट मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह मिल सके। सो लेट अस सी द ऑप्शंस। आइडेंटिफाइंग डिस्क्रिपेंसीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो नहीं लग रहा स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के डिस्क्रिपेंसीज। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज इन रिलेशन टू गति शक्ति इनिशिएटिव हो सकता है, इट इज अ वेब पोर्टल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन मोबाइल टावर्स एंड EMF एमिशन कंप्लायंसेस। तो तरंग मीन्स सिग्नल्स, आई टोल्ड यू। तो मोबाइल टावर्स, मोबाइल कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। तो ये तरंग संचार पोर्टल में आपको मोबाइल टावर्स यानी कि जो मोबाइल है, टेलीकम्युनिकेशन है, उससे रिलेटेड सिग्नल्स एंड सारी इंफॉर्मेशन जो टावर्स से आ रही है और टावर्स की इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ जो है दी जाती है, एंड रेडिएशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब कुछ। तो इफ वी सी द एग्जांपल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन, फॉसिल फ्यूल, ये सब आपका एनर्जी रिलेटेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। तो इंडिया इफ वी सी 4th नंबर पर है पूरे दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में। रिन्यूएबल एनर्जी इज अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे? कोल एंड पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होता है, ऑयल एंड गैस से, राइट, कोल से। तो अब अगर हम अल्टरनेट सोर्सेस फॉर एग्जांपल विंड, सोलर, ये सब यूज करने लगे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि वो रिन्यू कभी खत्म नहीं होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। सोलर एनर्जी तो इतना ज्यादा, देन विंड है, वो अवेलेबल ही है हमेशा। तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी। एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में डिफरेंट कंट्रीज के रैंकिंग अगर की जाए तो इंडिया 4th नंबर पे था। अब इंडिया इज एक्चुअली ऑन द 3rd पोजीशन, ठीक है। 2023 में ये चेंज किया गया। 4th इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन एंड 5th इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। अब वाटर का अगर हम देखें, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, इरिगेशन, कम्युनिकेशन रिलेटेड, पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन, ये सब। एफडीआई कैप टेलीकम्युनिकेशन में 100% का है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है 100% तक इन्वेस्ट किया जा सकता है इन अ पर्टिकुलर कंपनी। लेट अस से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए आपका 100 रुपीज लग रहा है, तो ऐसे में वी कैन से कि पूरा का पूरा 100 रुपीज बाहर कंट्रीज से आ रहा हो तो दैट इज फाइन, ठीक है, दैट कैन हैपन। बट सम सेक्टर्स में रेस्ट्रिक्टेड रहता है, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज में पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा हो, बाहर कंट्री से, तो दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। भारत नेट इनिशिएटिव के थ्रू पूरे इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज ऑल द ग्राम पंचायत में प्रोवाइड करने का एक इंपॉर्टेंट एम है। तरंग संचार पोर्टल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देयर इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी सर्विसेज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, अंडरस्टूड। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू पूरे इंडिया में हर एक ग्राम पंचायत में जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। Now, apart from that, we have the smart cities mission, 100 cities को जो है का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से रिलेटेड स्मार्ट सिटीज मिशन है। 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाना है, ऐसा एम है। देन अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन लाया गया था, जिसमें अर्बन सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने से रिलेटेड मेन एम है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं। रोड, रेलवे, एविएशन, ब्रिजेस, टनल्स, ये सब आपके ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। देयर इज इनिशिएटिव ऑफ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ईच स्टेशन, ईच एरिया जो है वो किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए जो कि ईटेबल है या फिर क्राफ्ट आइटम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो उस पर्टिकुलर ईटेबल या क्राफ्ट आइटम को उस पर्टिकुलर स्टॉल पर बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो दैट इज द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, नेशनल प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ये है पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति के थ्रू तो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया जा रहा है इंडिया में, उसके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को कोलैबोरेट करना होता है, तो वो कोलैबोरेशन और बेटर और इजीली हो, दैट इज व्हाट इज पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव का
मेन एम, और उसके थ्रू मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। यानी कि लेट अस से आप एक रेलवे स्टेशन पे गए और वहां से आपको हवाई जहाज भी पकड़कर आप कहीं और जा सकते हैं। यू कैन बोर्ड अ शिप, यू कैन बोर्ड अ ट्रेन ऑब्वियसली, एंड बस, ये सारे हर तरह का मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो दिल्ली जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो थोड़ा सा ऐसा है, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट कैच अ बोट फ्रॉम देयर या फिर क्रूज शिप फ्रॉम देयर, तो वो भी अगर हो जाता तो दैट विल बी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। अब रोड्स को डेवलप करने के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया है इंडिया में, भारतमाला परियोजना। भारतमाला में पूरे भारत, इंडिया के ऊपर माला फैलाने वाली बात है कि इतने सारे रोड्स जो है उनको और भी डेवलप करना है। सागर माला परियोजना, ये पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, सागर, ठीक है, पोर्ट्स जो सी पोर्ट्स है। एंड पर्वतमाला परियोजना टू डेवलप द रोपवेज, ठीक है, पर्वतों के बीच जो रोपवेज है उनको डेवलप करने के लिए पर्वतमाला परियोजना। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में रैंकिंग ऑफ इंडियन सोलर पावर जनरेशन ईस्ट, सोलर पावर जनरेशन S5, ठीक है, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। 5th नंबर पर है ये इंडिया। तो वी हैव जस्ट सीन। अब हम ये देखें विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। तो इनमें से बुलेट ट्रेन, लॉजिस्टिक पार्क, रेलवेज, नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शंस हैं। तो गति शक्ति इनिशिएटिव में ट्रेन्स और रेलवेज को डेवलप करने का तो है ही है। Logistic parks are also part of the PM Gati Shakti initiative because logistics means moving goods from one place to another, freight को मूव करना, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव बिकॉज उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, ठीक है। विच इज नॉट अ पार्ट पूछा हुआ है तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नॉट अ पार्ट, ऑल आर पार्ट, ठीक है। तो सी पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना है 25,000 किलोमीटर बाय 2022-23। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, ऐसा लॉजिस्टिक्स यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला ये पार्क, पार्क मीन्स एरिया जहां पर ये प्रोसेस काफी इजी वे में किया जा सकता है, टैक्सेस कम लग रहे हैं, ऐसा एरिया। तो दैट इज ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड। रेलवेज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है, देन कवच इनिशिएटिव है जिसके थ्रू रेलवे एक्सीडेंट्स को कम किया जाएगा, वंदे भारत ट्रेन को और बढ़ाया जाएगा। नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज द पर्वतमाला परियोजना को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इफ यू सी दीज क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द टेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ रखा है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। यस, फिफ्थ का आंसर क्या है? भारतमाला परियोजना इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टिंग इन। तो भारतमाला परियोजना के थ्रू रोड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पर्वतमाला परियोजना के थ्रू किसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? रोपवेज में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, डी। Then this is next question, which among the following statement is correct with respect to environmental, social and governance? ठीक है, socially responsible investors use ESG criteria to screen investments with a corporate governance system in banks. Board of directors executives act in the best interest of its short term shareholders. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स? तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। इससे रिलेटेड आपको जो है सही स्टेटमेंट्स को चुनना है। ऑलवेज सी की सही, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या पूछा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनने हैं। तो ESG अगर हम देखें, व्हाट इज दिस? इट इज लाइक अ क्राइटेरिया जो कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज को एसेस करने के लिए यूज करते हैं। एनवायरमेंटल मींस एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पर्टिकुलर कंपनी चाहता है अपने कंपनी का हो, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इज इट एक्चुअली जो है कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमेशा हमें पेड़ काटना है, एनिमल्स को रिलोकेट करो, ये वो चीजें करनी पड़ती है। तो कंपनी इस तरह की चीजें कर रहा है एंड उसे कंपनसेट नहीं कर रहा है, ऐसा है तो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पर वो कंपनी सही नहीं है। देन सोशल स्टैंडर्ड, जहां पर एम्प्लॉइज की बहुत ज्यादा केयर नहीं हो रही है या फिर कस्टमर्स के साथ काफी रूड बिहेवियर है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स है सोशल स्टैंडर्ड्स आर लो। एंड गवर्नेंस इज लो व्हेन जो टॉप मैनेजमेंट है दे आर टेकिंग अ टॉप डाउन अप्रोच, या फिर एम्प्लॉइज के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, द रिलेशंस एंड वेरियस जो है प्रोफेशनल चीजें सही नहीं है, तो ऐसे में गवर्नेंस भी सही नहीं है उस पर्टिकुलर जो हमारा फर्म है, राइट। तो ये इन्वेस्ट करने से पहले इन चीजों को सोचते हैं। तो सोशली रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स ESG क्राइटेरिया यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को स्क्रीन करने के लिए। एब्सोल्युटली यस, राइट। विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम इन द बैंक्स, the board of directors and executives act in the best interest of its short term शेयर होल्डर्स। तो जो बैंक्स है वो मेनली लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स का को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो हमेशा ये देखता है कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए
क्या अच्छे से अच्छे किया जा सकता है। आप भी, अगर मैं कहूँ कि कोई रिलेशनशिप है तो उसमें आप यही चाहोगे ना कि वो पर्सन रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म तक रहे आपके साथ, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए है। ओके, तो ये ऑब्वियसली सेम इज द केस विद द कंपनीज, रिलेशनशिप हैज टू बी ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस मेनली। तो टू सही नहीं है, वन ओनली, ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, लॉजिक क्लियर हुआ। नाउ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हेल्थ रिलेटेड नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 आई थी, जहां पर ये कहा गया कि अगर 100 रुपीज हमारी जीडीपी है उसमें से एटलीस्ट 2.5% यानी 2.5 रुपीज हम हेल्थ पर जो है खर्च करेंगे। राइट, 2025 तक ये स्टैंडर्ड हम अचीव कर लेंगे, ऐसा हमने अपने आप को जो है कहा था। यूनियन बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना को लाया गया था, जिसके तहत बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस फॉर द फैमिली वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड एजुकेशन सेक्टर में अगर हम देखें 3.1% ऑफ जीडीपी फिलहाल के लिए खर्च हो रहा है, इसको बढ़ाना होगा और साथ में एजुकेशन सेक्टर को और भी डेवलप करना होगा। उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया गया था। तो द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी इज टू रीच 6% ऑफ जीडीपी जो है खर्च किया जाए ऑन द एजुकेशन सेक्टर। फिलहाल 3.1-3.5% तक होगा। राइट टू एजुकेशन क्लास 12 तक अगर हम देखें जो है वो प्रोवाइड किया जाए, तो राइट टू एजुकेशन अभी लोअर लेवल तक प्रोवाइडेड है एंड उससे आगे जो है कंपल्सरीली एनफोर्स नहीं किया जा सकता, बट या इसको और आगे भी प्रोवाइड किया जाए। 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो, जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं इंटरमीडिएट तक के लिए एंड उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए लोग जो एनरोल करते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो एटलीस्ट 50% तक जाए। अब अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा पेडागोजी है यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी, उसमें भी चेंजेस करने हैं ऐसा कहा गया। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ये है कि फर्स्ट से फर्स्ट क्लास तक बहुत खास ध्यान नहीं दिया जाता, बट फर्स्ट क्लास तक भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 3 इयर्स आंगनवाड़ी प्री स्कूल हो गया, 2 इयर्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास जो है वो अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट 3rd to 5th स्टैंडर्ड में प्रिपरेटरी स्टेज है, जहां पर वो एटलीस्ट बेसिक न्यूमर्सी तो समझ जाए, बेसिक इंग्लिश तो आ जाए, बेसिक उन्हें लैंग्वेजेस तो आ ही जाए पढ़ने लिखने। ठीक है, तो दैट शुड बी द थिंग, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एंड नेक्स्ट 3 इयर्स 6 to 10th क्लास ये मिडिल एज है, जहां पर थोड़ा सा माइंड बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले डाउन करना पढ़ाई का, थोड़ा सा माइंड बना लेते हैं कि हाँ इस डायरेक्शन में जाना है। अब 9 to 12 में उन्हें पता होता है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो द मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी डिफरेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ पिलर्स है इस पॉलिसी के विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। द फर्स्ट पिलर इज एक्सेसिबिलिटी, की एजुकेशन सबका एक्सेस में होना चाहिए। कुछ लोग अलाउ नहीं किया जाता आज के डेट में, इवन नाउ, कि वो जो है पढ़ाई करे, तो दे शुड नॉट, दैट शुड नॉट हैपन, एवरीबॉडी शुड बी गिवन द चांस। इक्विटी यानी कि जिसको जितना हेल्प चाहिए उसको उतना हेल्प जरूर प्रोवाइड किया जा सके। क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, की हाँ ये काम करना है तो करना है, राइट, तो इस तरीके से। नाउ अदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, देन वी हैव फैमिली वेलफेयर। एंड 1952 में अगर हम देखें, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जहां पर फैमिली वेलफेयर इनिशिएटिव्स लाए गए थे, जहां पर जो है एक या दो बच्चों से ज्यादा हम जो है फैमिली में पैदा नहीं कर सकते, इस तरीके से कर दिया गया था स्ट्रिक्टली, बट धीरे धीरे उसे रिलैक्स कर दिया गया। एक जो है पर्सपेक्टिव चेंज किया गया कि फोर्स नहीं करना है, मदर को एजुकेट करना है, तो मदर अगर डिसाइड कर ले कि नहीं होना है बच्चा इससे ज्यादा, तो वो पूरा फैमिली में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट वाज द मेन एम। अब देखिए, इंडिया इज ऑन नंबर 1 एज फार एज पॉपुलेशन टर्म्स आर कंसर्न। सोशल हार्मनी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच मीन्स कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनीज का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपको जो है आगे जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पिछले 3 साल का जो भी एवरेज अमाउंट है इनकम का, प्रॉफिट का, उसका 2% खर्च करना होगा इन एस्टेब्लिशिंग सर्टेन सोशल सर्टेन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, कॉलेजेस, इको फ्रेंडली सेंटर्स एक्सेट्रा। ईएसजी तो है ही है। एंड हमारे जो सोसाइटी में सोशल वाइसेस लाइक अनटचेबिलिटी वगैरह को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज और आर द ईएसजी क्राइटेरिया से रिलेटेड। ठीक है, तो और आगे अगर हम देखें, which among the following was the chairperson of नीति आयोग when it was established, ये पिछले सेशन में पूछा गया, so the correct answer is B, प्राइम मिनिस्टर।
ओके। अब यहाँ पर देखिए आप अगर JIB एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं एंड यू वांट टू गो फॉर द नेक्स्ट, यू वांट टू गो फॉर गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है इस चीज से रिलेटेड, ताकि आप आगे बढ़ पाए और इंक्रीमेंट हो, कैब के लिए एलिजिबल हो, तो you can definitely choose our master course, which is one of the option provided by EduTap, IE and IFS, AFM, PPB, RBWM चारों components के शॉर्ट रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रहे हैं, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस विच यू कैन वॉच ड्यूरिंग योर ब्रेक। 15-15 मिनट्स की छोटी वीडियोस है, तो आराम आराम से आप पार्ट्स में वो चैप्टर कवर करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लासेस शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस 15 मिनट्स की आपको जो है प्रोवाइड की जा रही है, अपने ब्रेक या कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके इनको देख सकते हैं। साथ के साथ शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑफ दीज जो हमारे चारों कंपोनेंट्स हैं बिफोर द एग्जाम रिवीजन के लिए, जो बहुत अच्छी तरीके से आपको हेल्प करेंगे। JIB 75 is the code to use to get 75% डिस्काउंट ऑन दिस। एंड साथ के साथ लेट मी टेल यू कि हमारा लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 लॉन्च हो चुका है एंड इसकी क्लासेस जो है 28 से स्टार्ट, तो यू शुड बी रियली रेडी कि फटाफट से इस पर्टिकुलर कोर्स में आप एनरोल कर लो। और अब जिस तरीके से लाइव जो है पढ़ाई होती है, वैसे हम वहां पर लाइव पढ़ेंगे चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, और अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो डेफिनेटली वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द रिकॉर्डेड वीडियो, सो दैट आप आराम से रिकॉर्डेड वीडियो देख लें और अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। एंड इसके साथ साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, एवरीथिंग राइट। एंड ऑल्सो डिस्काउंट इज देयर 80% तक का, तो यू कैन click on the link given in the description to join this live crash course. Okay, apart from that if you have any other queries, ये नंबर है हमारा। also आप जो है मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। wishing you all the best for your preparation, thank you so much।